You are watching Fair Notebook Channel, your path to perfect notes. नमस्कार, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। और आज का विषय कक्षा 7वीं का अध्याय 3 भारत की जलवायु। वीडियो में आप पाठ का सार, इस पाठ पर आधारित गतिविधियां, क्रियाकलाप और प्रश्न उत्तर देखेंगे। अगर आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को इंग्लिश में भी देख सकते हैं। इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इंग्लिश के सभी वीडियो, इंग्लिश मीडियम के सभी वीडियो आप देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप जान पाएंगे भारतीय जलवायु को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, मानसून क्या है, कैसे बनता है, जलवायु का समाज, संस्कृति और आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है, जलवायु की समझ हमें प्राकृतिक आपदा के लिए तैयार रहने में किस प्रकार मदद करती है और जलवायु परिवर्तन क्या है। एक श्लोक दिया गया है पाठ्य पुस्तक के शुरुआत में, और यह श्लोक भारतीय संस्कृति में जलवायु और वर्षा के महत्व को दर्शाता है। जलवायु हमारे जीवन का अभिन्न अंग है जो हमारी कृषि, संस्कृति और दैनिक गतिविधियों को प्रभावित करती है। इस अध्याय में हम भारत की विविधतापूर्ण जलवायु, मानसून की क्रियाविधि और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझेंगे। सबसे पहले मौसम क्या है। मौसम वह है जिसे हम प्रतिदिन या हर घंटे अनुभव करते हैं, जैसे वर्षा, तेज धूप, तेज हवा। यह समय समय पर परिवर्तित होता रहता है। जैसे कि आज सुबह धूप हो सकती है, लेकिन हो सकता है शाम तक वर्षा हो जाए। मौसम अल्पकालिक और तेजी से बदलने वाली वायुमंडलीय दशाओं का प्रतिनिधित्व करता है। ऋतुएं पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जिससे ऋतुओं का निर्माण होता है। प्रत्येक ऋतु कुछ महीनों तक रहती है और प्रति वर्ष दोबारा आती है। एक वर्ष में अनेक ऋतुएं होती हैं, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और शीत। ये ऋतुएं क्रमशः एक चक्कर के रूप में आती हैं। विश्व में अधिकतर क्षेत्रों में 4 मुख्य ऋतुएं होती हैं, लेकिन भारत में वर्षा ऋतु भी होती है, क्योंकि जहां वर्षा एक वर्ष में विशिष्ट समय में मानसून के रूप में होती है। पारंपरिक रूप से भारत के अनेक भागों में संपूर्ण वर्ष को 6 ऋतुओं में बांटा गया है: बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। विशिष्ट त्योहार और रीति रिवाज इन 6 ऋतुओं से संबंधित हैं, जैसे कि बसंत पंचमी, शरद पूर्णिमा आदि त्योहार। जलवायु क्या है। जलवायु मौसम का वह प्रतिरूप है जो किसी क्षेत्र या प्रदेश में लंबे समय तक, यानी कम से कम कई दशकों तक अनुभव किया जाता है। ये प्रतिरूप क्षेत्रानुसार अलग अलग होते हैं। जलवायु किसी विशेष क्षेत्र में दीर्घकालिक मौसमी प्रतिरूप है। जलवायु में 3 दशक या उससे अधिक समय में किसी क्षेत्र में तापमान, वर्षण और पवन की दशा के प्रतिरूप का वर्णन सम्मिलित होता है। मौसम, ऋतु और जलवायु का आपसी संबंध। मौसम ऋतुओं के अनुसार बदलता रहता है, जो गर्मी में शुष्क और गर्म, मानसून में नमी वाला और वर्षा वाला होता है। किसी क्षेत्र विशेष की ऋतुओं के प्रतिरूप का वहाँ की जलवायु से गहरा संबंध होता है। जलवायु लंबे समय तक स्थिर बनी रहती है। हालांकि वैज्ञानिक हाल के दशकों में विश्व की जलवायु में परिवर्तन का अंकन कर रहे हैं। भारत में जलवायु के प्रकार, जैसा कि हम जानते हैं, भारत विविधताओं वाला देश है। यह बात इसकी जलवायु के बारे में भी उतनी ही सत्य है। भारत में विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जैसे कि अल्पाइन, उत्तर में हिमालय पर्वतों में अल्पाइन जलवायु मिलती है। यहाँ शीत ऋतु अत्यधिक ठंडी और बर्फीली होती है, और गर्मी ऋतु में भी शीतलता बनी रहती है। अल्पाइन शब्द अल्पस से बना है, जो यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। हिमालय पर्वत क्षेत्र में ही आपको भारत में सबसे अधिक मोटे कपड़े पहने लोग देखने को मिलेंगे। दूसरी है समशीतोष्ण वायु। हिमालय से निचले क्षेत्र और भारत के अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में जलवायु प्राय समशीतोष्ण होती है, क्योंकि सर्दियां कम ठंडी होती हैं और गर्मियां बहुत अधिक गर्म नहीं होती। यहीं पर हमें कई पर्वतीय पर्यटन स्थल देखने को मिलते हैं। यहाँ मैदानी क्षेत्रों की गर्मी से राहत पाने के लिए प्राय लोग आते हैं। इनमें मुन्नार, ऊटी, शिमला, नैनीताल, दार्जिलिंग जैसे स्थान प्रमुख हैं।
उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, उत्तरी मैदानों में जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय यानी सब ट्रॉपिकल होती है, जहां ग्रीष्म काल अत्यधिक गर्म और शीत ऋतु ठंडी होती है। यहीं पर भारत का अधिकांश गेहूं उगाया जाता है। उसके बाद शुष्क जलवायु, पश्चिम में थार मरुस्थल की जलवायु शुष्क होती है, जहां दिन अत्यधिक गर्म और रातें ठंडी और वर्षा यहां पर बहुत कम होती है। वहां के लोगों ने जल संग्रहण करने और जल को बचाने के लिए अनोखे उपाय विकसित किए हैं। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, पश्चिमी तटीय पट्टी में मानसून के महीनों में भारी बारिश होती है, जिससे उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु बनती है, जो चावल और मसालों की खेती के अनुकूल होती है। मध्य दक्षिण पठार की जलवायु अर्ध शुष्क है, जिसमें ग्रीष्म काल गर्म, सर्दियां हल्की ठंडी और वर्षा ऋतु में सामान्य बारिश होती है। उष्ण कटिबंधीय जलवायु पूर्वी भारत और दक्षिण प्रायद्वीप में हल्की सर्दी और मानसूनी हवाओं द्वारा नियंत्रित अलग अलग आर्द्र और शुष्क अवधियों के साथ उष्ण कटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल जलवायु का अनुभव होता है। जलवायु को निर्धारित करने वाले कारक विभिन्न प्रकार के होते हैं। अनेक कारक इसके लिए उत्तरदायी हैं। वैश्विक स्तर पर कुछ सामान्य कारक होते हैं जिनका जिक्र हम जहां कर रहे हैं, जैसे कि अक्षांश का प्रभाव। अक्षांश भूमध्य रेखा की दूरी से मापे जाते हैं और जैसे जैसे हम इससे दूर जाते हैं, ये बढ़ते जाते हैं। विषुवत रेखा के आसपास की जलवायु गर्म होती है, लेकिन अक्षांश बढ़ने के साथ साथ यह समशीतोष्ण और फिर ठंडी या बर्फीली हो जाती है। इसका कारण क्या है? भूमध्य रेखा पर स्थित स्थान जो निम्न अक्षांशों पर हैं वे गर्म रहते हैं, जबकि ध्रुवों के पास वाले स्थान ज़्यादा ठंडे होते हैं। ऐसा उस कोण के कारण होता है जिस पर सूर्य की किरणें किसी क्षेत्र विशेष पर पड़ती हैं। भूमध्य रेखा पर किरणें लगभग सीधी पड़ती हैं, जिससे उसकी संपूर्ण ऊर्जा पृथ्वी की सतह के एक छोटे से क्षेत्र पर केंद्रित हो जाती है। ध्रुवीय क्षेत्रों में किरणें झुकी हुई या तिरछी होती हैं और ऊर्जा की एक बड़ी सतह पर वितरित हो जाती हैं। इससे अतिरिक्त उन्हें पृथ्वी के वायुमंडल के बहुत बड़े भाग में लंबी दूरी भी पार करनी पड़ती है, जिससे उनकी ऊर्जा और भी नष्ट हो जाती है। यही कारण है कि ध्रुवों के पास जो है ठंड ज़्यादा होती है। तो अगर भारत में इसका उदाहरण देखना हो अक्षांश का, तो कन्याकुमारी और निकोबार द्वीप समूह भूमध्य रेखा के निकट होने के कारण लगभग पूरे वर्ष गर्म रहते हैं, जबकि उत्तर में स्थित श्रीनगर और हिमालयी क्षेत्र जैसे स्थान बहुत ठंडे होते हैं। ऊंचाई का भी प्रभाव पड़ता है। पर्वतीय पर्यटन स्थल अपनी ठंडी जलवायु के कारण लोकप्रिय पर्यटन केंद्र हैं। भारत में कई ऐसे स्थान हैं जिनमें मुन्नार, ऊटी, महाबलेश्वर, माउंट आबू, शिमला, नैनीताल, दार्जिलिंग, तवांग और शिलोंग प्रमुख हैं। ये स्थान मैदानों की तुलना में अधिक ऊंचाई पर स्थित हैं, इसलिए ये ठंडे भी हैं। तो ऊंचाई कैसे प्रभावित करती है जलवायु को? ऊंचाई के कारण वायुमंडलीय दाब में कमी आती है। ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दबाव और उसके परिणाम स्वरूप वायु का घनत्व कम हो जाता है, और जैसे जैसे वायु का घनत्व कम हो जाता है वायु ठंडी होती जाती है। सतह से दूरी भी प्रभावित करती है। सूर्य पृथ्वी की सतह को गर्म करता है, इसलिए सतह से जितनी दूरी अधिक होगी हवा उतनी ही कम गर्म होगी। हिमालय इतना ऊंचा है कि कई शिखरों पर तापमान जल के हिमांक से भी नीचे रहता है, जिससे वे हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं। जैसे कि ऊटी और कोयम्बटूर लगभग समान अक्षांशों पर स्थित हैं। ऊटी में गर्मी में तापमान 10 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है, जबकि कोयम्बटूर में 25 से लेकर 38 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान रहता है। यह अंतर जो है तापमान का ऊंचाई के कारण ही है। समुद्र से निकटता प्रभावित करती है जलवायु को। तटीय क्षेत्रों में तापमान में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं होता। गर्मियां अधिक गर्म नहीं होती और सर्दियां अधिक ठंडी नहीं होती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समुद्र तापमान को नियंत्रित करता है। गर्मी के दिनों में भूमि ऊष्मा का अवशोषण जल्दी करती है, जबकि समुद्र धीरे धीरे ऊष्मा को अवशोषित करता है। समुद्री पवन द्वारा तटीय क्षेत्र ठंडा रहता है।
यही कारण है कि ग्रीष्म काल में ज़्यादा गर्मी वहाँ नहीं होती और शीतकाल में भूमि शीघ्रता से ऊष्मा को छोड़ती है। समुद्र ऊष्मा को धीरे धीरे छोड़ता है। समुद्री पवन द्वारा तटीय क्षेत्र गर्म रहता है। यही कारण है कि जो समुद्र के आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ तापमान में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता। इसके बाद समुद्र से निकटता का उदाहरण देखना हो तो मुंबई और नागपुर एक समान अक्षांश पर स्थित है। मुंबई समुद्र के पास होने के कारण ग्रीष्म काल में ठंडा रहता है, लगभग 32 डिग्री सेल्सियस, और जहां हल्की सर्दी पड़ती है तो टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। जबकि तट से दूर होने के कारण जो मैदानी इलाके जैसे कि नागपुर है वहाँ ग्रीष्म काल में तापमान 44 डिग्री और शीतकाल में लगभग 10 डिग्री होता है। मुंबई में ताप का जो परिसर है टेम्परेचर रेंज वो लगभग 14 डिग्री, जबकि नागपुर जैसे क्षेत्रों में यह 34 डिग्री और कहीं कहीं तो इससे भी अधिक पहुंच जाता है। पवनों का प्रभाव पड़ता है। पवन गर्म या ठंडी वायु राशियों को संचालित करती है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में प्राय पवनें पश्चिम से चलती हैं। ये पवनें अरब के रेगिस्तान से चलकर अफगानिस्तान होते हुए शुष्क और गर्म पवनें लेकर आती हैं, जो ग्रीष्म काल में भयंकर ताप लहर जिसे हम हीट वेव भी कहते हैं उसका कारण बनती हैं। सर्दियों में हिमालय से ठंडी पवनें हिमालय के निचले क्षेत्रों में प्रवेश कर जाती हैं, जिससे कि शीत लहरें पैदा होती हैं। वर्षण का प्रभाव। पवनें न केवल तापमान को प्रभावित करती हैं बल्कि नमी और उसके परिणाम स्वरूप होने वाले वर्षण को भी प्रभावित करती हैं। स्थलाकृति का भी जलवायु पर प्रभाव पड़ता है। किसी क्षेत्र की स्थलाकृति भी वहाँ की जलवायु को निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्थलाकृति से तात्पर्य किसी क्षेत्र पर धरातल पर अभिलक्षणों की समग्रता से है, जैसे कि पहाड़, पहाड़ियाँ, घाटियाँ, ढलान, तट आदि। हिमालय और काराकोरम पर्वतमालाएं भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया के ठंडे रेगिस्तानों की पवनों से बचाती हैं। दूसरी ओर थार मरुस्थल की लगभग समतल स्थलाकृति के कारण गर्म और शुष्क हवाओं से बचाव के लिए कोई अवरोध नहीं है। सूक्ष्म जलवायु। सूक्ष्म जलवायु से तात्पर्य एक छोटे से क्षेत्र में स्थानीयकृत जलवायु से है, जो आसपास के क्षेत्र की जलवायु से अलग होती है। इसमें एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र में तापमान, नमी, वर्षा आदि का एक अनूठा प्रतिरूप होता है। अगर उदाहरण के रूप में देखें तो संकीर्ण घाटियों की अपनी सूक्ष्म जलवायु होती है, कुछ जंगलों की विशिष्ट सूक्ष्म जलवायु होती है और नगरीय उष्माद्वीप भी सूक्ष्म जलवायु का ही एक उदाहरण है। नगरीय उष्माद्वीप क्या है इसको समझ लेते हैं। ऐसे शहर जिनमें बड़ी संख्या में इमारतें और अन्य कंक्रीट संरचनाएं होती हैं और वनस्पति वहाँ बहुत कम होती है, ये सभी वहाँ से ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। ऐसे स्थान प्राय आसपास के क्षेत्र की तुलना में बहुत गर्म हो जाते हैं। सूक्ष्म जलवायु स्थानीय वनस्पतियों, जीव जंतुओं, उगाई जाने वाली फसलों और मानव स्वास्थ्य और कल्याण पर प्रभाव डालती है। मानसून भारत के जीवन की धुरी। मानसून भारत में जीवन का केंद्र है। मानसून के महीनों के दौरान नदियां जल से भर जाती हैं, मिट्टी में नमी आ जाती है, फसलें उगती हैं और जीवन फलता फूलता है। मानसून शब्द के बारे में विचार करें तो यह अरबी भाषा के शब्द मौसम से आया है, जिसका अर्थ होता है ऋतु। यह शब्द हिंद महासागर, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण एशिया सहित आसपास के क्षेत्रों में मौसमी पवनों के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। मानसून की क्रियाविधि क्या है? मानसून का एक वार्षिक प्रतिरूप होता है। मानसून की क्रियाविधि जटिल है, परंतु यह इस साधारण तथ्य पर आधारित है कि भूमि समुद्र की तुलना में शीघ्रता से गर्म या ठंडी होती है। मानसून तापमान, वायुदाब और पवन की गति के बीच मूलभूत संबंधों को सामने लाता है। ग्रीष्मकालीन मानसून जो भारत में बड़े पैमाने पर बारिश लाती है, उसकी प्रक्रिया इस प्रकार है कि जैसे ही गर्मी की ऋतु आरंभ होती है, एशियाई भूभाग गर्म हो जाता है। इस पर एक शक्तिशाली निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। पवन हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है।
पवनें ठंडे उच्च दाब वाले महासागर से गर्म भूभाग की ओर चलती हैं और ये जो समुद्री पवनें हैं ये अपने साथ बड़ी मात्रा में नमी लेकर आती हैं। गर्म भूभाग पर नमी संघनित होती है, बादल बन जाती है और फिर इससे भारी मानसून वर्षा होती है। भारत में जो मानसून वर्षा सामान्यतः जून की शुरुआत में होती है और भारत के दक्षिणी सिरे से प्रारंभ होती है और कुछ सप्ताह में उत्तर की ओर बढ़ती है। जुलाई के मध्य तक यह संपूर्ण उपमहाद्वीप पर फैल जाती है। पश्चिमी घाट भी मानसून को बड़े पैमाने पर प्रभावित करता है। पश्चिमी घाट एक प्राकृतिक अवरोध के रूप में कार्य करता है, जिसके परिणाम स्वरूप पश्चिमी ढलानों पर बहुत बारिश होती है, जबकि पूर्वी ढलान में दक्कन के पठार पर कम और प्राय अंतराल के साथ वर्षा होती है। इसे सामान्यतः ग्रीष्मकाल दक्षिण पश्चिमी मानसून कहा जाता है। भारत में मानसूनी वर्षा का पूर्वानुमान सदैव से ही जीवन का एक महत्वपूर्ण पक्ष रहा है। हमारे पूर्वजों ने अपने आसपास की प्रकृति के संकेतों को ध्यान से देखा, अपने अनुभव से स्थानीय पारंपरिक ज्ञान विकसित किया। तो मानसून आने के कुछ पारंपरिक संकेत, जब जल के नीचे रहने वाली मछलियां सतह पर दिखाई देने लगें तो कोंकण तट के मछुआरे मानसून के आगमन की भविष्यवाणी करते हैं। दक्षिण भारत के कुछ भागों में यह माना जाता है कि मानसून अमलतास के खिलने के 50 दिनों के अंदर आ जाता है और जब कौए अपने घोंसले पेड़ की चोटी पर बनाते हैं तो यह कम वर्षा का संकेत है, लेकिन अगर वहीं घोंसले नीचे हैं तो भारी वर्षा होने की संभावना होती है। जलवायु और हमारा जीवन, हमारे जीवन का जलवायु से बहुत गहरा रिश्ता है और हम जलवायु पर निर्भर हैं। जलवायु का प्रभाव स्थानीय संस्कृतियों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। भारत में ऋतुओं और कृषि गतिविधियों से संबंधित अनेक त्योहार इन ऋतुओं के अनुसार मनाए जाते हैं, जैसे कि वैसाखी पंजाब में फसल उत्सव है, ओणम केरल का फसली त्यौहार है, लोसुंग सिक्किम में नए वर्ष का उत्सव है, पोंगल तमिलनाडु का फसल उत्सव है, लोहड़ी शरद ऋतु से संबंधित त्यौहार है, छठ पूजा बिहार का सूर्य उपासना का पर्व है, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का नए साल का त्यौहार है, बिहू असम का कृषि उत्सव है। ये त्यौहार जलवायु, ऋतुओं और कृषि के साथ हमारे गहरे सांस्कृतिक संबंध को भी दर्शाते हैं। जलवायु का प्रत्यक्ष प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। प्राय यह सुना होगा कि मानसून फेलियर हो गया, जिसका अर्थ यह होता है कि मानसून के मौसम में वर्षा कम हुई। मानसून फेलियर के क्या प्रभाव पड़ते हैं? इससे कृषि फसलें प्रभावित होती हैं। लोगों को, सामान्यतः महिलाओं को जल की तलाश में लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। कृषि श्रमिकों के नगरों की ओर पलायन की संभावना बढ़ जाती है। खाद्यान्न, अनाज, सब्जियां, फल महंगे हो जाते हैं। मुद्रास्फीति बढ़ जाती है, महंगाई बढ़ जाती है। औद्योगिक गतिविधियां भी प्रभावित होती हैं। विश्व भर में हम जलवायु और सामाजिक आर्थिक स्थितियों के बीच ऐसे संबंधों को सरलता से पहचान सकते हैं। जब जलवायु जन्य आपदाएं आती हैं तो ये स्थितियां विशेष रूप से तनावपूर्ण हो जाती है। भारत में मौसम के विविध स्वरूप जब चरम स्थिति पर होते हैं तो यह जलवायु संबंधी आपदाओं को जन्म देते हैं या देते रहे हैं, जैसे कि चक्रवात, बाढ़, भूस्खलन आदि। ये घटनाएं लोगों के जीवन को प्रभावित करती हैं, कृषि को बाधित करती हैं, आधारभूत ढांचे को क्षति पहुंचाती हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करती हैं। आपदाओं में चक्रवात, जब समुद्र के पास वायुमंडलीय दबाव आसपास के क्षेत्रों की तुलना में कम हो जाता है तो निम्न दाब का तंत्र बनता है। यह स्थिति आसपास के क्षेत्र से पवन को निम्न दाब क्षेत्रों की ओर खींचती है। जब निम्न दाब तंत्र तीव्र हो जाता है और पवन की गति ज़्यादा होती है, इसके परिणाम स्वरूप चक्रवात बनता है। पिछले कुछ वर्षों में कुछ अत्यधिक विनाशकारी चक्रवात आए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मानव और पशु जीवन की हानि हुई है, संपत्ति और आधारभूत ढांचे को नुकसान पहुंचा है। कई पेड़ उखड़ गए, मृदा अपरदन की स्थिति पैदा हुई, जैसे कि फानी नाम का एक चक्रवात उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल में जो 2019 में आया था, बहुत ही विनाशकारी था। बाढ़
सामान्य रूप से जब शुष्क भूमि पर जल का अति प्रवाह होने लगता है तो बाढ़ आती है। बाढ़ का सबसे बड़ा कारण भारी बारिश, सतह पर ज़्यादा जल बहने लगता है जिसे भूमि सोख नहीं पाती। नदियों में जल भराव हो जाता है। नदियों झीलों से जल जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है और वह जो है मैदानी क्षेत्रों में बहने लगता है। हिम नदियाँ विस्फोट, हिम नदियाँ झीलों से अचानक बड़ी मात्रा में जल निकलना शुरू हो जाता है जिसके परिणाम स्वरूप बाढ़ आती है। तो ज़्यादातर जो हमेशा भारत के राज्य बाढ़ की चपेट में रहते हैं या ज़्यादा प्रभावित होते हैं उनमें असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य हैं। भूस्खलन शैल यानी रॉक, चट्टानें, मिट्टी और मलबे का अचानक ढहना है जो प्राय भारी बारिश के कारण, भूकंप या ज्वालामुखी सक्रियता के कारण होता है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों के साथ साथ पश्चिमी घाट और अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन आम बात है। मानवीय गतिविधियों के कारण भूस्खलन की संभावना बढ़ गई है और ये घटनाएं मानसून वर्षा के दौरान ज़्यादा होती हैं। मानवीय कारण जिनके कारण भूस्खलन तेज हुआ है वह है वनों की कटाई, स्वीकृत विधियों का पालन किए बिना ही आधारभूत ढांचे का निर्माण, जल के प्राकृतिक प्रवाह को अवरुद्ध करने वाली अत्यधिक इमारतों का निर्माण करना। इसके बाद जंगल की आग जिसे दावानल भी कहा जाता है, एक प्राकृतिक आपदा है। दावानल एक अनियंत्रित आग है जो जंगलों में तीव्र गति से फैलती है। इसके फैलने का कारण जो है वो शुष्क जलवायु जन्य परिस्थितियाँ, सूखा पड़ना, तेज हवाएं, मानवीय लापरवाही आदि होती हैं। प्रभावित क्षेत्र इससे जो ज़्यादा रहे हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे घने वन प्रदेश या घास के मैदान वाले राज्यों के साथ ही पश्चिमी घाट जैसी पर्वत श्रृंखलाओं में दावानल आम बात है। इसके परिणाम स्वरूप जंगल के बड़े क्षेत्र नष्ट हो जाते हैं, वन्य जीव की हानि होती है, पारिस्थितिक तंत्र को क्षति पहुंचती है, हवा भी दूषित हो जाती है, उसकी गुणवत्ता खराब हो जाती है, स्थानीय समुदायों को विस्थापित होने पर मजबूर होना पड़ता है। इसके परिणाम पर्यावरणीय और आर्थिक दोनों होते हैं। NDRF यानी राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल को प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं से निपटने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाता है। NDRF बटालियन भारत में 12 अलग अलग स्थानों पर स्थित है। NDRF ने चक्रवात, भूस्खलन और बाढ़ जैसी आपदाओं के दौरान बचाव और राहत कार्यों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पिछली हजारों शताब्दियों में प्राकृतिक प्रक्रियाओं ने जलवायु परिवर्तन को प्रेरित किया है, लेकिन पिछले कुछ समय से अगर 19वीं शताब्दी से देखें तो इसके बाद वाले वर्षों में जलवायु परिवर्तन मुख्यतः मानवीय गतिविधियों द्वारा ज़्यादा प्रेरित रहा है। तो मानवीय गतिविधियां कौन सी हैं जो जलवायु को प्रभावित कर रही हैं? उसमें जीवाश्म ईंधन का जलना, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, वनों की कटाई, पर्यावरण के लिए हानिकारक औद्योगिक उत्पादन, मानवीय गतिविधियों जिनमें उद्योग है, परिवहन है, कृषि ने कुछ शताब्दियों में इन हरित गृह गैसों का भारी मात्रा में उत्सर्जन किया है। यह तीव्र वृद्धि अतिरिक्त गर्मी को रोकती है जिससे तेजी से वैश्विक तापमान बढ़ रहा है जिसे ग्लोबल वार्मिंग भी कहा गया है। यह जलवायु प्रतिरूप को बाधित करता है जिस पर हजारों वर्षों से पेड़ पौधों, जानवरों और मानव समाजों ने स्वयं को अनुकूलित किया है। आखिर में हम कह सकते हैं कि भारत की जलवायु अत्यंत विविधतापूर्ण है जो इसकी भौगोलिक स्थिति, स्थलाकृति और विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है। मौसम अल्पकालिक होता है, ऋतुएं प्रतिवर्ष आती हैं तथा जलवायु दशकों तक दीर्घकालिक प्रतिरूप को प्रतिबिंबित करती है। अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र से निकटता,
पवन और स्थलाकृति जैसे कारक जलवायु को निर्धारित करते हैं। मानसून कृषि के लिए अति महत्वपूर्ण है और फसल चक्र तथा आजीविका को प्रभावित करता है। जलवायु सांस्कृतिक परंपराओं, त्योहारों, कृषि और आर्थिक क्रियाकलापों से जुड़ी होती है। जलवायु की समझ प्राकृतिक आपदाओं, जिनमें बाढ़, चक्रवात, भूस्खलन और दावानल जैसी आपदाएं शामिल हैं, उसके लिए तैयार रहने में सहायता करती है। जलवायु परिवर्तन मौसम तथा तापमान को अति की ओर ले जाता है, जो प्राकृतिक और मानवीय जीवन के लिए गंभीर परिणाम ला सकता है। इसीलिए आज के समय में जलवायु के प्रति जागरूकता, संरक्षण और अनुकूलन आज के विश्व की सबसे बड़ी आवश्यकता है। भारत की जलवायु, इसके पाठ के प्रारंभ में जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर इस प्रकार से हैं। भारतीय जलवायु को कौन कौन से तत्व विविध बनाते हैं? तो जो तत्व विविध बनाते हैं उनमें अक्षांश, भारत विषुवत रेखा के निकट होने के कारण उष्णकटिबंधीय प्रभाव में है, यानी जहां गर्मी ज़्यादा पड़ती है। ऊंचाई, हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत क्षेत्रों में ठंडी जलवायु पाई जाती है। समुद्र से दूरी, तटीय क्षेत्रों में समशीतोष्ण, जबकि आंतरिक क्षेत्रों में चरम तापमान पाया जाता है। पवनें, मौसमी पवनें तापमान और वर्षा को प्रभावित करती हैं। स्थलाकृतियाँ जैसे पर्वत, पठार, मैदान और मरुस्थल वर्षा व तापमान को नियंत्रित करते हैं। इन सभी तत्वों के कारण भारत में जलवायु की बड़ी विविधता देखने को मिलती है। प्रश्न है, मानसून क्या है, यह कैसे बनता है? तो इसका उत्तर है, मानसून मौसमी पवनों की वह प्रणाली है जो वर्ष के एक विशेष समय में अपनी दिशा बदलती है और व्यापक वर्षा लाती है। ग्रीष्म ऋतु में भारत की भूमि ज़्यादा गर्म हो जाती है, जिससे वहाँ निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। समुद्र अपेक्षाकृत ठंडा रहता है और वहाँ उच्च दाब का क्षेत्र होता है। इसके परिणाम स्वरूप नमी युक्त पवनें समुद्र से भूमि की ओर चलती हैं। ये पवनें नमी लेकर वर्षा कराती हैं, जिसे हम दक्षिण पश्चिमी मानसून भी कहते हैं। शीत ऋतु में इसका उल्टा होता है, ये पवनें अपनी दिशा बदल लेती हैं। प्रश्न है कि जलवायु का समाज, संस्कृति और आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका उत्तर है, जलवायु का मानवीय जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। समाज पर जो प्रभाव है, लोगों का रहन सहन, भोजन और वस्त्र जलवायु पर निर्भर करते हैं। संस्कृति पर प्रभाव, ऋतुओं और कृषि से जुड़े त्यौहार, नृत्य, परंपराएं जलवायु से प्रभावित होती हैं। आर्थिक स्थिति पर प्रभाव, कृषि, उद्योग और रोजगार जलवायु पर आधारित होते हैं। मानसून की असफलता से सूखा, महंगाई और पलायन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। प्रश्न है, जलवायु की समझ हमें प्राकृतिक आपदा के लिए तैयार रहने में किस प्रकार सहायता करती है? तो इसका उत्तर है, जलवायु की समझ से हमें चक्रवात, बाढ़, सूखा, भूस्खलन और हीट वेव जैसी प्राकृतिक आपदाओं की पूर्व जानकारी मिल जाती है। इससे समय पर चेतावनी, सुरक्षित स्थानों पर जाना, आपदा प्रबंधन की योजना बनाना और जान माल की हानि को कम करना संभव हो जाता है। इसीलिए जलवायु की जानकारी आपदा से बचाव में सहायक होती है। इसके बाद जलवायु परिवर्तन क्या है और इसके परिणाम क्या क्या होते हैं? तो इसका उत्तर है, जलवायु परिवर्तन का अर्थ है लंबे समय में तापमान, वर्षा और मौसम के प्रतिरूपों में होने वाला परिवर्तन। यह मुख्यतः मानव गतिविधियों जैसे कि जीवाश्म ईंधनों का ज़्यादा उपयोग, वनों की कटाई और प्रदूषण के कारण होता है। इसके प्रमुख परिणाम है कि वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है, अनियमित और चरम मौसमी घटनाएं घटित हो रही हैं, सूखा, बाढ़ और चक्रवात की घटनाएं बढ़ रही हैं, कृषि, जल संसाधन और जैव विविधता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। भारत की जलवायु, इस पाठ के बीच में कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं, तो उन क्रियाकलापों के उत्तर इस प्रकार से हैं, जैसे कि पेज नंबर 47 पर आइए पता लगाएं के अंतर्गत 3 गतिविधियां। उनमें पहली है, आपकी प्रिय ऋतु कौन सी है? अपने कारणों सहित एक संक्षिप्त निबंध लिखें। तो आप अपनी प्रिय ऋतु के बारे में कोई सी भी ऋतु आप चुन सकते हैं, उस पर एक निबंध लिख सकते हैं। कैसे लिखना है, एक उदाहरण हम जहाँ दे रहे हैं, जैसे कि मेरी प्रिय ऋतु बसंत ऋतु है।
वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। इस ऋतु में न ज़्यादा ठंड होती है और न ही अधिक गर्मी। मौसम सुहावना रहता है। पेड़ पौधों पर नई पत्तियां और रंग बिरंगे फूल खिलने लगते हैं और चारों ओर हरियाली और सुंदरता दिखाई देती है। इस ऋतु में अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे कि बसंत पंचमी का त्यौहार है, इसके अलावा होली का त्यौहार है। लोग प्रसन्न रहते हैं और वातावरण आनंदमय हो जाता है। खेती के लिए भी यह ऋतु बहुत उपयोगी होती है। मधुमक्खियाँ, पक्षी और तितलियाँ सक्रिय हो जाते हैं। इन सभी कारणों से वसंत ऋतु मेरी प्रिय ऋतु है। पेज 47 की जो दूसरी गतिविधि आपके क्षेत्र में ऋतुओं से जुड़ी विशेष घटनाओं का पता लगाने के लिए 3 या 4 विद्यार्थियों का समूह बनाकर इन घटनाओं से संबंधित गीत, उत्सव से संबंधित भोजन या ऋतुओं से संबंधित प्रथाएं जो प्रचलित हैं उनके बारे में लिखें। तो आप लिख सकते हैं कि हमारे क्षेत्र में ऋतुओं से जो जुड़ी घटनाएं हैं उनमें ऋतुओं से जुड़े त्यौहार हैं, जैसे कि बसंत ऋतु में बसंत पंचमी और होली का त्यौहार मनाया जाता है। गर्मी में बैसाखी का त्यौहार जो कि फसली त्यौहार है। वर्षा ऋतु के दौरान तीज और सावन के मेले लगते हैं और शीत ऋतु में लोहड़ी और मकर संक्रांति जैसे त्यौहार मनाए जाते हैं। ऋतुओं से जुड़े गीत, सावन में मल्हार के गीत, फसल कटाई के समय के लोकगीत और शीत ऋतु में भजन और कीर्तन आदि जो है विशेष रूप से होता है। ऋतुओं से जुड़ा भोजन, तो गर्मी में आम जैसे फल, लस्सी, शरबत आदि पेय पदार्थ पीने को मिलते हैं। वर्षा के दौरान भुट्टा और पकौड़े, शीत ऋतु में सरसों का साग, मक्की की रोटी और तिल के लड्डू आदि बनाए जाते हैं। इसके अलावा जो प्रथाएं प्रचलित हैं उनमें फसल कटाई पर सामूहिक उत्सव मनाना, जैसे कि बैसाखी का त्यौहार है, पोंगल का त्यौहार है। वर्षा के समय खेतों में बुआई और शीत ऋतु के समय अलाव जलाना, यह आम गतिविधियां हैं, प्रथाएं हैं। इन सभी गतिविधियों से स्पष्ट है कि ऋतुएं हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन से गहराई से जुड़ी हुई हैं। तीसरी गतिविधि, क्या आप जानते हैं कि आपके क्षेत्र में कौन से वृक्ष शीत ऋतु के आगमन से पहले रंग बदलते हैं और कौन से वृक्ष इस समय अपने पत्ते गिरा देते हैं? तो इस पर आपने अध्ययन करना है। एक उत्तर यह भी हो सकता है कि हमारे क्षेत्र में कुछ वृक्ष शीत ऋतु के आगमन से पहले पत्तों का रंग बदल देते हैं और कुछ पत्ते गिरा देते हैं। रंग बदलने वाले वृक्षों में अमरूद, पीपल और पलास जैसे वृक्ष हैं और जो पत्ते गिराते हैं उनमें नीम, बरगद और शीशम है। इसका कारण है कि शीत ऋतु में तापमान कम हो जाता है और सूर्य का प्रकाश घट जाता है। पौधे अपनी ऊर्जा बचाने के लिए पुराने पत्तों को गिरा देते हैं। इससे वे पानी और पोषक तत्वों की बचत कर पाते हैं और वसंत ऋतु में फिर नई पत्तियां उगाती हैं। यह प्रकृति की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिससे वृक्ष जीवित और स्वस्थ रहते हैं। पेज 51 पर गतिविधि के ऊटी और कोयम्बटूर एक समान अक्षांशों पर स्थित हैं। ऊटी में गर्मी का तापमान जो है 10 से 25 डिग्री के बीच, जबकि कोयम्बटूर में 25 से 38 डिग्री के बीच होता है। इन दो स्थानों पर तापमान का अंतर क्यों है जबकि यह दोनों एक ही अक्षांश पर हैं? तो इसका कारण है कि ऊटी और कोयम्बटूर लगभग समान अक्षांश पर हैं, लेकिन ऊटी अधिक ऊंचाई पर स्थित है जबकि कोयम्बटूर मैदानी क्षेत्र है। ऊंचाई बढ़ने के साथ पहाड़ी क्षेत्रों में तापमान कम हो जाता है, इसलिए ऊटी ठंडा रहता है जबकि कोयम्बटूर गर्म होता है। पेज 56 पर आइए पता लगाएं के अंतर्गत के भारत में मानसूनी वर्षा का पूर्वानुमान सदैव से ही जीवन का एक महत्वपूर्ण पक्ष रहा है और हमारे पूर्वजों ने आसपास के प्राकृतिक संकेतों को समझा और यह ज्ञान विकसित किया। तो आप अपने क्षेत्र में वर्षा, कोहरे, हिम आदि के बारे में जो स्थानीय ज्ञान है उसकी एक सूची बनाएं। तो इसे आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। तो उत्तर इस प्रकार दे सकते हैं कि हमारे क्षेत्र में वर्षा से जुड़े कुछ स्थानीय संकेत हैं। आम के पेड़ों पर अधिक बूर आना अच्छी वर्षा का संकेत माना गया है। चींटियों का बिल से बाहर आना वर्षा का संकेत देता है। बादलों का लगातार एक दिशा में चलना भारी बारिश का संकेत देता है। सुबह अधिक कोहरा होना ठंड या वर्षा आने का संकेत माना गया है। ये संकेत हमारे पूर्वजों ने अपने अनुभव के आधार पर स्थानीय पारंपरिक ज्ञान के अनुसार विकसित किए हैं।
पेज 56 पर ही आइए पता लगाए गए अंतर्गत पूछा गया कि अपने दादा दादी या पड़ोस के वृद्ध जनों से संपर्क करें, उनसे उनके बचपन और युवावस्था में मनाए जाने वाले पारंपरिक त्योहारों और नृत्यों के बारे में पूछें। इस प्रकार की परंपराओं के बारे में आपने जानकारी प्राप्त करनी है। एक उत्तर ये हो सकता है कि हमने दादा दादी और पड़ोस के वृद्ध जनों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि उनके समय में फसल कटाई पर सामूहिक उत्सव, वर्षा के स्वागत में गीत और कृषि से जुड़े लोक नृत्य किए जाते थे। लोग वर्षा के देवताओं की प्रार्थना करते थे और अच्छी फसल के लिए धन्यवाद देते थे। तो इस ज्ञान के अनुसार आप कक्षा में एक सांस्कृतिक उत्सव भी मना सकते हैं जिसमें लोकगीत, फसल से जुड़ी रस्में और सरल नृत्य शामिल किया जा सकता है। इससे जो है हमारी जो परंपराएं हैं उनको समझने और जीवित रखने का हमें अवसर मिलेगा। पेज 60 पर क्या आपने कभी बाढ़ देखी है या इसके बारे में पढ़ा है? भारत के भौगोलिक मानचित्र देखें और समूह में चर्चा करें कि जो ज़्यादा प्रभावित राज्य हैं वहाँ बाढ़ क्यों आती है। तो आप में से कुछ बच्चों ने बाढ़ देखी भी होगी या इसके विषय में टेलीविज़न या फिर खबरों में, न्यूज़ में ज़रूर देखा होगा। तो उसी अनुसार आपने उत्तर लिखना है। आप लिख सकते हैं कि हाँ, बाढ़ के बारे में मैंने पढ़ा है या टीवी पर देखा है। असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और केरल जैसे राज्यों में बाढ़ आती है क्योंकि जहाँ भारी मानसूनी वर्षा होती है, बड़ी बड़ी नदियाँ और उनके मैदान हैं, वहाँ ये नदियाँ उफान पर आ जाती हैं। कई स्थानों पर समतल भूमि और जल निकासी की कमी होती है, यह भी बाढ़ आने का एक कारण होता है। तो इसी कारण इन राज्यों में बाढ़ की समस्या ज़्यादा देखी जाती है। स्क्रीन पर आप 4 चित्र देख रहे हैं और यह आपकी पाठ्य पुस्तक में भी दिए गए हैं। इन चित्रों को देखकर आपने यह बताना है कि यह कौन कौन सी प्राकृतिक आपदाओं की ओर संकेत कर रहे हैं। हालांकि इनके साथ हिंट भी लिखे गए हैं, तो इनके विषय में आपने टिप्पणी करनी है। तो चित्र जो दिया गया है पाठ्य पुस्तक में 3.15, उसमें जो आपदाएं हैं वो हैं बाढ़, चक्रवात, भूस्खलन और जंगल की आग। इसका लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? जान माल की हानि हो जाती है, घर नष्ट हो जाते हैं, फसलें और वन नष्ट हो जाते हैं। जानवरों पर इन आपदाओं का बुरा प्रभाव पड़ता है, पशुओं की मृत्यु हो जाती है, उनके आवास नष्ट हो जाते हैं। आर्थिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है, कृषि, व्यापार और परिवहन को नुकसान होता है। इन आपदाओं का कारण एक तो प्राकृतिक कारण होते हैं जैसे कि भारी वर्षा, तेज हवाएं, भूकंप और सूखा। इसके अलावा मानवीय कारण भी जिम्मेवार हैं, वनों की कटाई, अनियोजित निर्माण और जल की निकासी ना होना। इन आपदाओं से बचा कैसे जा सकता है, उसके उपाय: समय पर चेतावनी और सुरक्षित स्थानों पर जाना, वृक्षारोपण और वनों का संरक्षण करना, सही जल निकासी या जल का प्रबंधन करना, आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण और जागरूकता फैलाना। इन उपायों से आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। भारत की जलवायु जो पाठ के अंत में प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर इस प्रकार से हैं। सबसे पहले जलवायु के कारकों का उनके प्रभावों के साथ ठीक मिलान करें। अक्षांश, तो इसका मिलान होगा ख से। उत्तर और दक्षिण में अलग अलग जलवायु बनाता है। ऊंचाई, ऊंचे स्थानों को अधिक ठंडा रखता है। समुद्र से निकटता तापमान को प्रभावित करता है और मानसूनी पवन भारत में गर्मी के दौरान नमी युक्त पवन को लाता है। इसके बाद प्रश्न है कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है। मौसम किसी स्थान की अल्पकालिक स्थिति है, जैसे आज वर्षा या गर्मी का होना, जबकि जलवायु किसी स्थान के मौसम का दीर्घकालिक औसत स्वरूप होता है जो कई वर्षों यानी 3 या उससे अधिक दशकों पर आधारित होता है। प्रश्न है, समुद्र के निकट स्थित स्थानों का तापमान समुद्र से दूर स्थित स्थानों की तुलना में कम क्यों होता है। तो इसका उत्तर है कि समुद्र धीरे धीरे गर्म और धीरे ही ठंडा होता है, इसलिए समुद्र के पास के क्षेत्रों में तापमान अधिक नहीं बढ़ता और न ही ज़्यादा कम होता है। इससे वहाँ का तापमान संतुलित रहता है।
प्रश्न है, भारतीय जलवायु को प्रभावित करने में मानसूनी पवन की क्या भूमिका है? इसका उत्तर है, मानसूनी पवन भारत में अधिकतर वर्षा लाती है। ये कृषि, जल संसाधन और संपूर्ण जलवायु को नियंत्रित करती है, इसलिए भारतीय जलवायु पर इसका बहुत ही गहरा प्रभाव है। प्रश्न, चेन्नई पूरे वर्ष गर्म क्यों रहता है जबकि लेह ठंडा रहता है? इसका उत्तर है, चेन्नई समुद्र के निकट और निम्न ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए वहाँ तापमान ज़्यादा रहता है। लेह अधिक ऊंचाई पर स्थित है, वहाँ वायु पतली होती है, इसलिए वहाँ ठंड ज़्यादा रहती है। प्रश्न है कि इस पुस्तक के अंत में भारत के मानचित्र को देखें। लेह, चेन्नई, दिल्ली, पणजी, इन शहरों की वायु को पहचानें। क्या यह स्थान समुद्र के समीप है, पर्वत पर है या रेगिस्तान में? स्थिति भी बताएं। ये कारक वहाँ की जलवायु को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? सबसे पहले लेह, यह जो है पर्वतीय क्षेत्र है, हिमालय में है, अधिक ऊंचाई पर स्थित है, यहाँ की जलवायु ठंडी और शुष्क होती है, तो अधिक ऊंचाई के कारण तापमान यहाँ का कम रहता है। चेन्नई, इसकी स्थिति है समुद्र के समीप है, तटीय क्षेत्र है, यहाँ का जलवायु गर्म और नमी युक्त होता है। कारण है कि समुद्र के प्रभाव से तापमान अधिक रहता है और वर्षा ज़्यादा होती है। दिल्ली, यह जो है आंतरिक मैदानी क्षेत्र है, समुद्र से दूर है, यहाँ का जलवायु अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक ही सर्दी। कारण यह है कि समुद्र से दूरी के कारण तापमान में ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। पणजी, यह समुद्र के समीप है, पश्चिमी तट पर, जलवायु यहाँ का गर्म और अधिक वर्षा वाला। कारण है कि समुद्र से आने वाली नमी युक्त मानसूनी पवनें यहाँ वर्षा लाती हैं। भारत के मानचित्र पर गर्मी और सर्दी मानसूनी चक्र को प्रदर्शित करें। गर्मी और सर्दियों में पवनें कहाँ चलती हैं, इसके प्रतीक लगाएं और मानसून के दौरान पवनों की दिशा दिखाएं। इसका उत्तर है कि गर्मी के दौरान जो मानसून पवनें दक्षिण पश्चिम दिशा से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से भारत की ओर चलती हैं, ये पवनें नमी लेकर भारी बारिश करती हैं। तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से जो पवनें हैं वो बारिश लाने में सहायता करती हैं। दूसरी तरफ सर्दी के मॉनसून में पवनें उत्तर पश्चिमी दिशा से भारत के समुद्र की ओर बहती हैं और अधिकांश भागों में शुष्क रहती हैं, लेकिन तमिलनाडु में यह वर्षा लाती हैं। भारत में कृषि के मौसम से जुड़े त्योहारों, जिनमें बैसाखी है, ओणम है, लोहड़ी है, बिहू है, पोंगल है, तो इस प्रकार के त्योहारों पर एक रंगीन पोस्टर बनाएं। और अगर आप तस्वीर या ड्राइंग नहीं बना सकते तो इसका एक रेखा चित्र तैयार कर सकते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर इन त्योहारों से जुड़े हुए कुछ चित्र प्रदर्शित किए गए हैं। आप इनमें से कोई भी चित्र जो है बना सकते हैं, या फिर कुछ और चित्र यह जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें से भी आप भारत में कृषि और मौसम से जुड़े त्योहारों पर कोई चित्र तस्वीर तैयार कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न है, कल्पना कीजिए आप भारत में एक किसान है, बरसात के मौसम में आप फसल की तैयारी कैसे करेंगे, इस बारे में डायरी में संक्षेप में लिखें। तो डायरी लेख लिखने के लिए सबसे पहले आप दिनांक डालेंगे, उसके बाद आप अपना लेख लिख सकते हैं कि आज मैंने आने वाले बरसात के मौसम की तैयारी शुरू की। सबसे पहले खेत की जुताई करवाई ताकि मिट्टी नरम हो जाए, अच्छी किस्म के बीज खरीदे और खाद व कीटनाशकों की व्यवस्था की। खेत के चारों ओर मेड़ मजबूत करवाई ताकि पानी रुक सके और बाढ़ से फसल सुरक्षित रहे। मैंने नालियों की सफाई भी करवाई ताकि अतिरिक्त पानी निकल ना सके। मौसम की जानकारी के लिए रेडियो और मोबाइल पर मौसम पूर्वानुमान देखा। मुझे उम्मीद है कि अच्छी बरसात से फसल अच्छी होगी और मेहनत भी सफल होगी। तो इस प्रकार एक किसान की जो तैयारी है उसको आप डायरी का रूप दे सकते हैं। किसी प्राकृतिक आपदा जैसे चक्रवात, बाढ़, भूस्खलन या दावानल की पहचान करें और उस पर एक छोटा निबंध लिखें जिसके कारण और प्रभाव सम्मिलित हों। ऐसे सुझाव दें जो व्यक्ति, समुदाय और सरकार को इस आपदा के प्रभाव को कम करने में सहायक
हो सकते हैं। तो आप कोई भी एक आपदा चुनकर उस पर उसके कारण और प्रभाव को शामिल करते हुए लेख लिख सकते हैं। एक उदाहरण जहां पर दे रखे हैं, प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़। बाढ़ एक गंभीर प्राकृतिक आपदा है। यह तब आती है जब किसी क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होने से नदियां उफान पर आ जाती हैं और पानी आसपास के इलाकों में फैल जाता है। भारत में बाढ़ प्राय मानसून के मौसम में आती है। असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य बाढ़ की समस्या से ज़्यादा ग्रस्त देखे गए हैं। बाढ़ के कारण क्या है? बाढ़ के मुख्य कारणों में भारी मानसूनी वर्षा, नदियों का जल स्तर बढ़ना, वनों की कटाई, नालियों और नदियों में गाद भरना और खराब जल निकासी की व्यवस्था शामिल है। कई बार बड़े बड़े बांधों से अचानक छोड़ा गया पानी भी बाढ़ का कारण बनता है। इसके प्रभाव क्या है? लोगों के घर नष्ट हो जाते हैं, जान माल की हानि होती है, फसलें खराब हो जाती हैं, पशुओं की मृत्यु होती है और बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ जाता है और आर्थिक नुकसान भी सहना पड़ता है। बाढ़ के प्रभाव को कम कैसे किया जा सकता है? व्यक्तिगत स्तर पर देखें तो सुरक्षित स्थानों पर जाना, स्वच्छ पानी का उपयोग करना और चेतावनियों का पालन करना। समुदाय स्तर पर वृक्षारोपण, जल निकासी की व्यवस्था, सामूहिक सहायता और जागरूकता फैलाना। सरकार स्तर पर मजबूत बांध बनाना, समय पर चेतावनी प्रणाली लागू करना, राहत एवं बचाव कार्य और आपदा प्रबंधन की योजनाएं बनाना। तो हम कह सकते हैं कि यदि सब मिलकर सावधानी बरतें और सही कदम उठाएं तो बाढ़ से होने वाले नुकसान को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। भारत की जलवायु, इस पाठ पर आधारित अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर आपसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर है कि मौसम अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाएं जो प्रतिदिन या हर घंटे बदलती हैं। जलवायु किसी क्षेत्र में कम से कम 3 दशक तक दीर्घकालिक मौसमी प्रतिरूप। प्रश्न है, भारत में परंपरागत रूप से कितनी ऋतुएं मानी गई हैं? तो 6 ऋतुएं मानी जाती हैं, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। अगला प्रश्न है, मानसून शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द मौसम से हुई मानी जाती है, जिसका अर्थ है ऋतु। प्रश्न है, अल्पाइन जलवायु क्या है? अल्पाइन जलवायु वह जलवायु है जो उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ शीत ऋतु अत्यधिक ठंडी और बर्फीली होती है तथा ग्रीष्म ऋतु शीतल होती है। यह शब्द यूरोप की आल्प्स पर्वत श्रृंखला से लिया गया है। प्रश्न है, समशीतोष्ण जलवायु किसे कहते हैं? जिस जलवायु में सर्दियां कम ठंडी और गर्मियां बहुत अधिक गर्म नहीं होती उसे समशीतोष्ण जलवायु कहते हैं। भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में यह जलवायु पाई जाती है। इसके बाद उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय में क्या अंतर है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु कर्क और मकर रेखाओं के बीच का क्षेत्र जहां पूरे वर्ष गर्म रहता है। उपोष्ण कटिबंधीय के ठीक बाहर का क्षेत्र जहां मौसम विविधता लिए रहता है। प्रश्न, भूमध्य रेखा के निकट क्षेत्र गर्म क्यों रहते हैं? तो इसका कारण है कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लगभग सीधी पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं, जिससे उनकी संपूर्ण ऊर्जा एक छोटे क्षेत्र पर केंद्रित होती है, इसीलिए ये क्षेत्र गर्म रहते हैं। प्रश्न, पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान क्यों घट जाता है? तो इसका उत्तर है, ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, वायु का घनत्व कम होता है और सूर्य द्वारा गर्म की गई सतह से दूरी बढ़ती है, इसलिए तापमान वहां कम रहता है। प्रश्न है, तटीय क्षेत्रों में समशीतोष्ण जलवायु क्यों होती है? तो इसका उत्तर है कि समुद्र धीरे धीरे गर्म और धीरे धीरे ही ठंडा होता है, इसलिए समुद्री पवनें तटीय क्षेत्रों के तापमान को नियंत्रित करती है। इसके परिणाम स्वरूप वहां न अधिक गर्मी पड़ती है और न ही अधिक ठंड। प्रश्न, सूक्ष्म जलवायु क्या है? एक छोटे से क्षेत्र में स्थानीयकृत जलवायु जो आसपास के क्षेत्र की तुलना में अलग होती है उसे सूक्ष्म जलवायु कहते हैं। नगरीय उष्मा द्वीप क्या है? शहरों में कंक्रीट संरचनाएं और कम वनस्पति होने से वहां उष्मा बाहर नहीं जा पाती और ये क्षेत्र
आसपास के क्षेत्रों की तुलना में ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। इसे नगरीय उष्माद्वीप कहते हैं। प्रश्न है, भारत में मानसून कब आता है? इसका उत्तर है, भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून सामान्यतः जून की शुरुआत में भारत के दक्षिणी सिरे में प्रवेश करता है और जुलाई के मध्य तक यह पूरे देश में फैल जाता है। प्रश्न है, मौसिनराम कहाँ स्थित है और यह क्यों प्रसिद्ध है? इसका उत्तर है, मौसिनराम मेघालय में स्थित है और यह विश्व की सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र है, जहाँ वर्ष में लगभग 11,000 मिलीमीटर बारिश होती है। प्रश्न है कि पश्चिमी घाट मानसून को कैसे प्रभावित करता है? इसका उत्तर है, पश्चिमी घाट एक प्राकृतिक अवरोध के रूप में कार्य करता है। इसके परिणाम स्वरूप पश्चिमी ढलानों पर तो बहुत बारिश होती है, जबकि पूर्वी ढलान में कम वर्षा होती है। इसके बाद प्रश्न, चक्रवात की आंख क्या है? इसका उत्तर है, चक्रवात के केंद्र में स्थित बादल रहित शांत क्षेत्र को चक्रवात की आंख कहा जाता है। प्रश्न, जीवाश्म ईंधन क्या है? इसका उत्तर, लाखों वर्ष पहले मृत पौधों और जानवरों के अवशेषों से बने ऊर्जा स्रोत जो मिट्टी और शैल की परतों में दबे रहे जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं, जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस है। प्रश्न है, अक्षांश जलवायु को कैसे प्रभावित करता है? तो अक्षांश के प्रभाव में भूमध्य रेखा के निकट जो निम्न अक्षांश यानी 0 डिग्री अक्षांश है, वहाँ का जलवायु गर्म पाया जाता है। ध्रुवों के निकट जहाँ उच्च अक्षांश जिन्हें हम कहते हैं, वहाँ की जलवायु ठंडी होती है। इसका कारण क्या है? सूर्य की किरणों का कोण जहाँ पर अलग अलग होता है। भूमध्य रेखा पर किरणें लंबवत पड़ती हैं, छोटे क्षेत्र पर अधिक ऊर्जा, और ध्रुवों पर किरणें तिरछी पड़ती हैं, बड़े क्षेत्र पर कम ऊर्जा। ध्रुवों पर किरणें अधिक वायुमंडल से भी गुजरती हैं, जिससे उनकी ऊर्जा नष्ट भी होती है, इसलिए ध्रुवों पर ज़्यादा ठंड होती है, जबकि भूमध्य रेखा के निकट के क्षेत्र ज़्यादा गर्म होते हैं। इसके बाद हरित गृह प्रभाव क्या है? इसका उत्तर है, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें सूर्य से आने वाली गर्मी को रोकती हैं, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह प्राकृतिक प्रक्रिया जीवन के लिए जरूरी है, लेकिन मानवीय गतिविधियों से इन गैसों में वृद्धि हो रही है, जो वैश्विक तापन का कारण बन रही है। प्रश्न, वैश्विक तापन के 3 प्रभाव लिखिए, यानी ग्लोब वार्मिंग के 3 प्रभाव। तो तापमान में वृद्धि, औसत तापमान बढ़ रहा है, ताप लहरें बढ़ रही हैं, ग्लेशियरों का पिघलना, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, तटीय क्षेत्र खतरे में हैं। चरम मौसम, तीव्र चक्रवात, अनियमित वर्षा, बाढ़ और सूखा, ये प्राकृतिक आपदाएं भी इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण बढ़ रही हैं। प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन के 4 मुख्य कारण बताएं। तो जलवायु परिवर्तन के 4 मुख्य कारणों में जीवाश्म ईंधन का जलना, कोयला, पेट्रोलियम और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, वनों की कटाई, वृक्ष जो कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं और इनके कटने से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वायु में बढ़ रही है। औद्योगिकरण, कारखानों से हानिकारक गैसें निकल रही हैं और अत्यधिक उपभोग, प्लास्टिक, अनावश्यक वस्तुओं का उपयोग बढ़ा है, जिसके कारण जो है जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। इसके बाद चक्रवात से बचाव के उपाय लिखें। इसका उत्तर है, मौसम विभाग की चेतावनी सुने और गंभीरता से लें, तटीय क्षेत्रों को समय पर खाली कराएं, सुरक्षित क्षेत्रों पर शरण लें, खिड़कियां दरवाजे बंद रखें, बाहर ना निकलें, आपातकालीन किट, भोजन, पानी, हवा, टॉर्च को तैयार रखें। प्रश्न है, भारत में बाढ़ के 3 प्रमुख कारण लिखें। इसका पहला कारण है भारी मानसूनी वर्षा, ज़्यादा वर्षा होने पर नदियों में पानी अधिक होता है जो मैदानी क्षेत्रों में फैल जाता है। हिम नदीय विस्फोट, हिमालय में हिम नदीय झीलों से अचानक जल निकल आता है। शहरी बाढ़, जल निकासी की कमी के कारण जल मार्गों पर जो लोगों ने कब्जे कर रखे हैं, अतिक्रमण किया है उसके कारण, और कंक्रीट की सतह होने के कारण जल को निकलने में जगह नहीं मिलती, जिसके कारण बाढ़ आती है। प्रश्न, भूस्खलन रोकने के उपाय बताइए। तो इसके लिए वनों की कटाई पर रोक लगनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें, पहाड़ी क्षेत्रों में वैज्ञानिक तरीके से निर्माण करें, जल निकासी की उचित व्यवस्था करें, अवैध निर्माण पर रोक लगनी चाहिए और पेड़ों को कटने से बचाया जाना चाहिए। ये उपाय करके हम भूस्खलन को रोक सकते हैं। प्रश्न,
एनडीआरएफ क्या है और इसका कार्य बताएं। इसका पूरा नाम है जो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। इसके कार्य क्या हैं? प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि चक्रवात, बाढ़, भूस्खलन में जो है बचाव कार्य करता है। इसके पास विशेष प्रशिक्षित टीम होती है। 12 स्थानों पर इसकी बटालियनें भारत में तैनात हैं। राहत सामग्री का वितरण करते हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना इनकी जिम्मेवारी होती है। प्रश्न, जलवायु और संस्कृति का संबंध समझाइए। तो त्यौहार हैं जैसे बैसाखी, ओणम, पोंगल, ये फसल से जुड़े हैं। संगीत जैसे कि मेघ मल्हार राग मानसून से प्रेरित है। खान पान जैसे कि मौसमी फल, सब्जियां, गर्म और ठंडे पेय पदार्थ आदि जलवायु से संबंधित हैं। वस्त्र, मौसम के अनुसार कपड़े पहने जाते हैं। रीति रिवाज, वर्षा के देवताओं की पूजा। तो यह हमारी जलवायु और संस्कृति के बीच के संबंध हैं। यह थी वीडियो भारत में जलवायु। उम्मीद है वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगी होगी। इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल फेयर नोटबुक को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलते रहें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले पाठ का वीडियो देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करें और सभी पाठों के लिए फुल प्लेलिस्ट पर क्लिक करें।